इस वीडियो में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं साख पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के साथ साथ जितने भी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको भी मैंने इसमें कवर करा रखा है। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी और साथ ही साथ क्या है, आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो पाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, चैप्टर का नाम है मुद्रा एवं साख। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा को हम कह सकते हैं कि मुद्रा जो है क्या है, एक विनिमय का माध्यम है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। मुद्रा का मतलब है विनिमय का माध्यम, ठीक है, जिसमें हम लेन देन करते हैं। तो ये तो बात रही मुद्रा कि मुद्रा होती क्या है। इसके आगे एक चीज हमें देखने को मिलती है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग या वस्तु विनिमय प्रणाली दोनों एक ही है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, आवश्यकता का दोहरा संयोग या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो ये कहती है वस्तु देकर वस्तु लेना, यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। इसी को कहते हैं हम आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। अब इसमें हमें वस्तु देकर वस्तु लेना है। अब कोई चीज ए के पास है, तो अब क्या है, अब मान लेते हैं कोई चीज ऐसी चीज है जो ए के पास है, ठीक है, लेकिन उसको किसी और चीज की जरूरत है। अब वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो इसका सामान ले ले और जिसको जो इसको जरूरत है वो उसको दे सके। अब मान लेते बी ऐसा व्यक्ति मिल गया, ठीक है। अब जैसे मान लेते ए के पास कुछ ऐसी चीज है जो बी के पास नहीं है, तो ये क्या करेगा, ए बी को दे देगा। और बी के पास वो ऐसी चीज है जो ए के पास नहीं है, तो बी उसको दे देगा। तो इसे कहते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। कि आवश्यकता का दोहरा संयोग इसलिए क्योंकि दोनों जगह जो आवश्यकता होनी चाहिए वो पूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते उल्टा होता है यही केस की जैसे ए के पास जो चीज है वही चीज बी के पास है, ठीक है। अब ए को जो चाहिए वो बी के पास ना हो, तो कभी ये क्या, ये लेन देन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं इसको आवश्यकता का दोहरा संयोग, ठीक है। यहाँ पे दो आवश्यकताओं की पूर्ति होना कंपलसरी है। और वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ही क्या है कि वस्तु देकर वस्तु लेना। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये मुद्रा क्या है इसको याद रखना, और आवश्यकता का दोहरा संयोग या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु देकर वस्तु लेना, ठीक है। मैंने ये समझा दिया कि किस तरीके से ये होता है। और यहाँ पे दो आवश्यकताओं की पूर्ति होना कंपलसरी है, वरना ये चीजें नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है मुद्रा के आधुनिक रूप, ठीक है। कौन कौन से जो मुद्रा के वर्तमान रूप है वो हमें पढ़ने को इसमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे पहला है करेंसी, ठीक है, और जो दूसरा है वो हमें पढ़ना है बैंकोमनीशिप। एक करके देखते हैं इसको। देखिए, पहला है करेंसी, ठीक है। करेंसी की बात करें तो इसके तहत नोट और सिक्के दोनों शामिल होते हैं। करेंसी में नोट और सिक्के शामिल होते हैं। और जो ये मुद्रा होती है, जो ये नोट और जो सिक्के हैं, ये बहुमूल्य धातु की नहीं बनी होती है। अब ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्राचीन काल में, पुराने समय के अंदर जो सिक्के होते थे, ठीक है, ये विशेषकर सोने के होते थे या चांदी के होते थे, ठीक है। अब ऐसे में मान लेते हैं कोई सोने का एक सिक्का है, तो सोने के सिक्के की वैल्यू है क्योंकि वो सोने से बना है वो, ठीक है। अब मान लेते इस पर अंकित कर दे 1 रुपए, तो इसका वैल्यू 1 रुपए है। लेकिन मान लेते इसी सोने को पिघला को बेचोगे तो कई लाख रुपए का हो जाएगा। तो इसकी खुद की, इस पदार्थ की खुद की वैल्यू थी। ये बहुत कीमती सिक्के हुआ करते थे, ठीक है। अब जैसे मान लेते कोई जो प्राचीन काल में जो सिक्के थे वो कीमती चीजों से बना हुआ करता था, इसीलिए लोग उसे मुद्रा मान लेते थे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि वर्तमान के जो सिक्के हैं वो लोहे के हैं, ठीक है, और जो नोट है वो कागज के बने हुए हैं। तो जब ये कागज के नोट बने हुए हैं तो आखिर हम इनको विनिमय का माध्यम मानते क्यों हैं? हम मुद्रा का इसको रूप मानते क्यों हैं, ठीक है, मुद्रा के रूप में स्वीकार क्यों करते हैं? ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ भी रखा है। इस तरीके से मैंने ये भी लिख रखा है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है, और ये प्रश्न यहीं से उठता है कि प्राचीन काल में जो मुद्रा होती थी बहुमूल्य धातु की बनी होती थी, इसलिए हम उनको मुद्रा मान लेते थे। लेकिन वर्तमान की जो मुद्राएं हैं, ठीक है, जो करेंसी है वो तो कागज के बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं, तो उनको हम मुद्रा क्यों मानते हैं, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन आ भी रखा, कई बार रिपीट हो रखा है। तो याद रखना ये होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए कि मुद्रा को हम विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार करते हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए कि एक देश की जो सरकार होती है वो क्या करती है, उसको मान्यता प्रदान करती है, मतलब देश की सरकार उसको मान्यता प्रदान करती है, इसलिए हम उसे विनिमय का माध्यम स्वीकार करते हैं। और भारत में जो आरबीआई है, इसी के पास अधिकार है नोट जारी करने का, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो
तो इसलिए क्या है, एक देश के अंदर जो या फिर जो भारत है, भारत के अंदर मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता प्रदान किया गया है। और ये जो इससे रिलेटेड जो भी काम है करने का, वो आरबीआई ही करती है। ठीक है, भारत में जो नोट जारी करने का काम है, सिक्के जारी करने का काम है, वो आरबीआई करती है। हालांकि 1 रुपए के नोट और सिक्के जो है वो वित्त मंत्रालय करती है, लेकिन विशेषकर बाकी जो सारे जो नोट सिक्के हैं वो आरबीआई द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ये था करेंसी। करेंसी में नोट और सिक्के दोनों शामिल होते हैं। इसके अलावा आगे दूसरा जो रूप है वो है बैंकों में निक्षेप। ठीक है, अब देखिए बैंकों में निक्षेप का क्या मतलब है कि जो लोग होते हैं, लोगों द्वारा अतिरिक्त मुद्रा को बैंकों में जमा किया जाता है। जितना भी, जैसे मान लेते किसी की 50,000 इनकम है, ठीक है, तो अब 50,000 की तो पूरा खर्च करेगा नहीं। ठीक है, मान लेते 30,000 खर्च कर दिया, 20,000 बचा, तो 20,000 वो जमा कर देगा बैंकों में। ठीक है, इसके अलावा बैंक इन जमाओं पर ब्याज देती है। लोग अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक उन पर ब्याज देती है। इसके अलावा लोगों का जो धन है, जो पैसा है, वो सुरक्षित रहता है और आवश्यकता पड़ने पे क्या है, लोग इन पैसों को निकाल सकते हैं, इसलिए इसे मांग जमा भी कहते हैं। ठीक है, जब लोगों के पास अतिरिक्त पैसा था तो लोगों ने जमा किया, लोगों को इस पे ब्याज मिल रहा है, लोगों का पैसा सुरक्षित है। साथ साथ अगर व्यक्ति की जरूरत है तो क्या अपनी जरूरत के हिसाब से क्या है, वो उस पैसे को निकाल भी सकता है। ठीक है, और इसे कहते हैं मांग जमा। ठीक है, जब इनको जरूरत पड़ी, जब इन्होंने मांग किया, बैंक ने उन्हें वापस उनको लौटा दिया, इसलिए कहते हैं इसको मांग जमा। और यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि मांग जमा मुद्रा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि मांग जमा को मुद्रा का एक महत्वपूर्ण लक्षण मान सकते हैं, इसकी व्याख्या करो। किस प्रकार से जो मांग जमा है, जो ये मांग जमा है, इसको मुद्रा का रूप किस तरीके से मांग सकते हैं। देखिए, अब हमने पढ़ा कि मांग जमा का मतलब क्या है कि जब भी आवश्यकता पड़ती है लोग इन पैसों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम इनको मुद्रा के रूप में देख सकते हैं, तो इसको हम चेक के माध्यम से मुद्रा के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चेक के माध्यम से भुगतान करना। जैसे एक बैंक है, ठीक है, अब एक बैंक के अंदर क्या है, जो चेक की सुविधा, वो क्या कहता है कि चेक, जैसे ये चेक है, अब चेक में मान लेते किसी ये व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या कर सकता है, वो जो चेक है वो क्या है, अब मतलब लेगा और व्यक्ति जाके बैंक में जमा करेगा, जितना अमाउंट होगा उसमें उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये भी तो मांग जमा का है ना रूप। यहाँ पे आप कैश नहीं ले रहे हो, डायरेक्ट बैंक टू बैंक चीजों को ट्रांसफर करवा दे रहे हो, या कैश पे आपने अमाउंट लिख दिया, उस व्यक्ति का नाम लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया, और इस तरीके से आप किसी व्यक्ति को दे सकते हो। ये सुरक्षित भी है, ये आसान भी है। ठीक है, और देखिए जैसे चेक के माध्यम से इसमें भुगतान किया जाता है। इसके अलावा चेक की बात करें तो क्या है, चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ठीक है, ये डेफिनेशन ये कहता है, ये चेक की डेफिनेशन 1 नंबर में ये पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखना इसको। चेक का डेफिनेशन ये है कि जैसे ये चेक है, ठीक है, तो चेक के ऊपर जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, तो इस मतलब जो चेक काटने वाला है वो बैंक को ये आदेश दे रहा है कि इस व्यक्ति का जो नाम है, ठीक है, इस व्यक्ति के नाम पर जो भी अमाउंट इसने डाला होगा उतना अमाउंट इसको ट्रांसफर कर दो। सीधी सीधी बात ये कह रहा है चेक। ठीक है, और चेक से फायदा क्या है, इसे किसी को नगद किए गए भुगतान की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें हमें नगद, अब जैसे मान लेते किसी को 10 लाख रुपए चाहिए, तो अगर वो तुरंत जाएगा तो उसे 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा, उसे बैंक को पहले 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा, तब जाकर उसको मिलेगा। लेकिन चेक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चेक में आप जितना अमाउंट चाहे उतना आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक, अगर आपके अकाउंट में है तो इसमें क्या है, इसमें नगद भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट क्या है, चेक के माध्यम से सुरक्षित और आसानी से आप भुगतान कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि जो मांग जमा है ये एक मुद्रा का ही रूप है। ठीक है, और इसमें हमें चेक पढ़ने को मिलता है और ये चेक की डेफिनेशन है। और यहाँ से ये इस वाले टॉपिक से इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मांग जमा को मुद्रा का रूप कैसे माना जाता है, या मुद्रा का एक लक्षण है, कैसे व्याख्या करना, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियां। ठीक है, बैंकों में जो ऋण संबंधित गतिविधियां है कौन कौन सी है, कैसे चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, बैंकों की बात करें तो बैंक जो है कुल जमा का, ठीक है, जितना बैंक के पास जमा राशि होती है उसका कुछ प्रतिशत अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। ठीक है, विशेषकर मुख्यतः जो ये रेट है वो 5% है। ठीक है, जैसे 100 रुपए है अगर बैंक के पास, तो इसका 5% मतलब 5 रुपए, 5 रुपए हमेशा वो कैश के रूप में रखेगी। ठीक है, बाकी जो 95 रुपए बचा
वो क्या है, वो उसको लोन के रूप में दे सकते हैं। और एक बैंक को तभी फायदा होता है वो जब ज्यादा से ज्यादा पैसे को लोन दे, ठीक है। उसको तब फायदा नहीं होता कि वो आपके पैसे को रखे और उस पर उल्टा ब्याज दे, उससे उसका कोई फायदा नहीं है। एक बैंक को फायदा तभी होता है जब वो ज्यादा से ज्यादा लोन देती है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या है, जो बैंक है कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत नगद के रूप में रखती है, ठीक है। और बाकी राशि को वो ऋण के रूप में मतलब दे दिया करते हैं, ठीक है, या देने की अनुमति होती है। और जो नगद के रूप में रखने की जो एक रेशो है वो 5% है, ठीक है। विशेषकर ये 5% होता है। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। भारत में ये आरबीआई ही डिसाइड करती है। इसको कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, CRR, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, कुछ पैसे को नगद के रूप में रखना है, बाकी पैसे को ऋण के रूप में दे देना है। और बैंक जिन जिन से बैंक क्या करती है ना, इन पैसों पे जिन पैसों को, देखिए, बैंक जिन पैसों को ऋण के रूप में देती है उस पर ब्याज वसूलती है, ठीक है। अब देखो, जैसे बैंक क्या है, अगर कोई व्यक्ति जमा करने पैसे जा रहा है तो मान लेते हैं उस पर 2% ब्याज देगी, ठीक है। और यही कोई व्यक्ति उधार लेने आएगा तो उस पर 12% ब्याज लेगी। तो इस तरीके से जो गैप है 10% का, ये बैंक का लाभ हो गया। तो इस प्रकार से बैंक अपना इनकम कमाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये लोग अपना लाभ कमाते हैं। तो बैंक क्या करती है, जो भी पैसा ऋण देगी उस पर ब्याज वसूलती है। और बैंक ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कभी कि जो सभी ग्राहक है वो एक साथ पैसा निकालने नहीं आएंगे, ठीक है। जैसा अभी हमने पढ़ा ऊपर कि मान लेते जितना भी जो राशि है उसका 5% ये हमेशा कैश के रूप में रखेंगे। कैश के रूप में इसलिए रखेंगे ताकि कभी ना कोई व्यक्ति आते रहता है, उसको पैसे की जरूरत होती है तो अपने पैसे निकाल सकता है। तो इसलिए क्या है, और बैंक को ये भी पता है कि वो 100% पूरा नगद के रूप में कैश इसलिए नहीं रखते क्योंकि एक तो तरीका ये है कि उनका कोई फायदा नहीं होगा अगर वो सारे के सारे पैसे को कैश के रूप में रखे। उनको तभी ज्यादा फायदा होगा जब ज्यादा से ज्यादा वो लोन दे सके। इसके अलावा उनको, बैंक वालों को ये भी बात पता है कि जितने ग्राहक हैं उनके या फिर जितने अकाउंट होल्डर हैं उनके बैंक में, वो सभी के सभी एक ही दिन नहीं आएंगे अपना पैसा निकालने के लिए, उसमें से कुछ ही लोग आएंगे। तो इसलिए क्या है, ये 5% हमेशा रखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो जो बैंक वाले हैं वो सारा का सारा पैसा वो लोन के रूप में दे देते हैं। अब ऐसे में कोई व्यक्ति है, अब उसको जरूरत पड़ा, वो बैंक जाएगा तो पता चले बैंक में पैसा ही नहीं है, तो इस तरीके से बैंक पे भरोसा उठ जाएगा लोगों का और लोग क्या है, बैंक में पैसा जमा करवाना ही बंद कर देंगे। इसलिए क्या है, आरबीआई कहती है कि कम से कम 5% कैश के रूप में आपको रखना जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति आएगा और उसकी जरूरत है तो उसकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा यहाँ ये वाली जो लाइन है वो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है कि जो बैंक, इस प्रकार से देखो, जो जो हमने ये बातें पढ़ी है, इस प्रकार से बैंक क्या करता है, जिनके पास अतिरिक्त राशि है जो जमा करता है, ठीक है, और जिन्हें राशि की जरूरत है जो कर्जदार हैं उनके बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, कई बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि जिनके पास अतिरिक्त पैसा है वो अपना पैसा जमा करते हैं और जिनके पास जिनको राशि की जरूरत है कर्जदार, उनके बीच मध्यस्थता का काम करती है, ठीक है। बैंक खुद का नोट थोड़ी छापती है, एक व्यक्ति से पैसा लेगी और उसी का पैसे को दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे देती है और यहाँ से ब्याज वसूलती है। अब कोई व्यक्ति जमा करने आया तो उसको 100 रुपए जमा किया तो उसको 2% ब्याज देगा, ठीक है। और वही कोई व्यक्ति यहाँ पे लोन लेने आएगा तो उसको 12% के रेट पे लोन देगा। और इस तरीके से यहाँ पे जो 10% का फायदा, ये बैंक का लाभ है, ठीक है। इसी से बैंक की इनकम होती है। तो इस प्रकार से बैंक जो मध्यस्थता का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है यहाँ पे साधने का पड़ेगा। साख की दो विभिन्न स्थिति। साख का मतलब ही है यहाँ पे ऋण से है, ठीक है, कर्ज से है, ये है साख, ठीक है। तो हमें साख की दो स्थितियां पढ़नी है। इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, तो जब भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही इसका आंसर देना है। और जो ये जो टॉपिक है यही अपने आप में क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन पूछ रखा है और यही क्वेश्चन पूछता ही है, इसमें यही क्वेश्चन बनता ही है इस टॉपिक से, ठीक है। कि जो यहाँ से डायरेक्ट आपको दोनों स्थितियां नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे दो स्थिति है ना, तो दोनों स्थिति नहीं देगा, 3 नंबर में पूछता है, कोई सी भी एक स्थिति पूछ सकता है। जैसे पहला है कि पहली स्थिति बताने की ऋण की एक महत्वपूर्ण एक सकारात्मक भूमिका, कि किसी व्यक्ति के जीवन में ऋण किस प्रकार से सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया सलीम का, तो उसी का रेफरेंस लेते हुए इसको आंसर को आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो, जैसे सलीम क्या है, एक जूता निर्माता है, जूता बनाने वाला व्यक्ति है। एक दिन क्या करता है, एक व्यापारी उसे 3000 जोड़ी जूतों का ऑर्डर देता है और उसे कहता है कि 1 महीने के अंदर ये क्या है, ये जो काम है वो पूरा हो जाना चाहिए। अब ऐसे में क्या है,
काम को समय पर पूरा करने के लिए वो क्या है, जो सलीम है वो कुछ मजदूरों को भी रखना पड़ेगा उसको, और इसके अलावा उसको कच्चा माल भी खरीदना है। तो ऐसे में क्या करता है, इन खर्चों को पूरा करने के लिए उसने क्या है, दो स्रोतों से ऋण लिया, दो जगह से उसने ऋण लिया। ठीक है, ये आसान सी कहानी जैसे है। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप एक बार इसे ढंग से पढ़ लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, उसने दो जगह से ऋण लिया। पहला क्या है, दो जूता बनाता है, 3,000 जूतों का ऑर्डर है उसके पास, उसको 1 महीने के अंदर पूरा करना था। अगर काम को टाइम पे पूरा करना है तो उसने उसके लिए क्या है, उसको मजदूर को भी रखना पड़ेगा, कच्चा माल खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब इन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया इसने, दो स्रोतों से ऋण ले लिया। पहला जो स्रोत वो क्या है, चमड़ा व्यापारी से क्या कर लिया, चमड़ा उधार ले लिया और कहा कि हम क्या कर देंगे, बाद में इसका भुगतान कर देंगे। और दूसरा जो है, उसी व्यापारी से ही क्या 1,000 जूते के लिए पहले से अग्रिम राशि के रूप में कर्ज ले लिया। मतलब उसने कहा कि आप मुझे एडवांस में 1,000 जो जूते की जो राशि है आप मुझे वो दे दो, ठीक है, कर्ज के रूप में। तो इस तरीके से उसने दो जगह से कर्ज ले लिया और उसने क्या किया, इसको टाइम पे अपना काम पूरा किया और अपना कर्ज चुका दिया, उसे लाभ भी हुआ। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि एक व्यक्ति ने ऋण लिया और किस तरीके से उसके जीवन में सकारात्मक भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, बिल्कुल ही सेम आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कहानी जैसा है, आपको ये याद हो चुका होगा। दूसरा जो है वो है कि जो ऋण जो है ये कर्जदार को, मतलब जो कर्ज लेने वाला है, ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ऋण है, ऋण की वजह से किस तरीके से लोग ऋण जाल में फंस जाते हैं और वहां से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है वो स्वप्ना का, एक महिला है, ठीक है, किसान है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसी का एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है, ये भी छोटी सी कहानी जैसी है, आप इसको याद रखना। ठीक है, देखो एक छोटी सी किसान, यहाँ पे किसान आएगा। ठीक है, एक छोटी सी किसान है, स्वप्ना नाम है उसका, उसके पास 3 एकड़ जमीन है और उसमें मूंगफली की खेती करती है। उसने इसके लिए कर्ज लिया और उसे उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी और वो कर्ज चुका देगी, लेकिन फसल को क्या है, कीटनाशकों के हमले के कारण फसल खराब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, फसल खराब हो जाती है। अब अगले साल स्वप्ना ने दोबारा ऋण लिया, ठीक है, खेती करने के लिए। इस साल फसल सामान्य रहती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम हुआ या बहुत ही ज्यादा हुआ, एक सामान्य फसल रहती है और उतनी कमाई नहीं हो पाई जिससे कि वो अपना ऋण चुका सके। लास्ट ईयर भी उसने ऋण लिया था, इस साल भी उसने ऋण लिया। ठीक है, लेकिन फसल इतनी अच्छी नहीं हुई कि वो उसे चुका पाए। अब ऐसे में वो ऋण जाल में फंस जाती है और इस तरीके से उसे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ना, कष्टदायक, उसे बाहर निकलना कष्टदायक होता है। तो इस तरीके से 3 एकड़ जमीन थी और उसने क्या किया, अब ऋण नहीं चुका पाई तो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उसे बेचना पड़ा। तो ये दो स्थितियां हैं, दोनों में से 3 नंबर में पूछता है, या तो ये पूछ लेगा सकारात्मक भूमिका, या इस तरीके से ये ऋण जाल से वाला ये हिस्सा पूछ लेता है। ठीक है, अगर सकारात्मक वाला पूछे तो सलीम वाला इसमें कहानी लिख देना है, अगर जी इस वाला ये वाला पूछे, दूसरा वाला पूछ दे, तो इसमें ये स्वप्न वाली कहानी लिख देना है। ठीक है, और इस वाले टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, वही 2 क्वेश्चन बनता है। अगला जो है वो है ऋण की शर्तें, कि कोई ऋण देने की कौन कौन सी शर्तें हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4 शर्तें हैं, इसको आप याद रखना। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैंने कई सारे जो PYQ क्वेश्चन है उनकी कटिंग से लगा रखी है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको देख सकते हो। ठीक है, अभी दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आ रखे हैं। देखिए, ऋण की शर्तें क्या है कि कोई व्यक्ति जो है या जब बैंक जो है ऋण देता है तो कौन कौन सी शर्तें रखता है। जैसे पहला है ब्याज दर। ठीक है, ब्याज दर बताते हैं, जैसे मान लिया आपने 2 लाख रुपए लिया, 3 लाख रुपए लिया, तो बैंक वाले भी मतलब ये बताते हैं कि किस तरीके से वो ब्याज के रेट क्या रखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा समर्थक ऋणाधार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये 1 नंबर में पूछता रहता है। समर्थक ऋणाधार का मतलब होता है कि आप जब बैंक के पास गए तो आप किस आधार पर ऋण ले रहे हो, वो समर्थक ऋणाधार कहलाता है। आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो 5 लाख से ज्यादा हो, कम से कम 6 लाख या 7 लाख की वो चीज होनी। जैसे मान लेते आपका घर है, ठीक है, तो अब 6 लाख या 7 लाख का घर होना चाहिए जिसको आप गिरवी रख सकते हो। जो इसका मतलब जो चीज गिरवी रख रहे हो वही कहलाता है समर्थक ऋणाधार। ठीक है, और ये समर्थक ऋणाधार आपके लोन लेने की राशि से हमेशा ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो दूसरा समर्थक ऋणाधार, बैंक वाले ये कहते हैं कि किस आधार पर लोन लेना चाहते हो, जो आप कर्ज लेने आए हो किस आधार पर लेने आए हो, कोई ऐसी चीज आप गिरवी रखो जो आपके लोन की राशि से ज्यादा हो। इसके अलावा आवश्यक कागजात होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर कागजात होने चाहिए। इसके अलावा भुगतान का तरीका किस प्रकार से होगा, ठीक है, कि आप मतलब किस तरीके से जो हमारा जो पेमेंट है वो दोबारा से रिटर्न करोगे, ठीक, थोड़ा थोड़ा, या फिर मतलब किस आधार पर किस तरीके से आप करना पसंद करोगे।
तो ये कुछ अगर कोई जो औपचारिक क्षेत्र के जो बैंक वाले हैं अगर ऋण देते हैं तो इन कंडीशन पे देते हैं, ठीक है। वो लोग ब्याज की दर रखते हैं, समर्थक ऋणाधार की बात करते हैं, आवश्यक कागजात की बात करते हैं और भुगतान का तरीका। तो इस तरीके से चीजें जिनके आधार पे क्या है ये लोग लोन वगैरह देते हैं। तो ये ऋण की शर्तें हैं, इस आधार पे किसी को लोन मिलता है, ठीक है। यहाँ से तो डायरेक्ट ऋण की शर्तें ही पूछ लेता है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज पे। जैसे हम इसमें पढ़ना है भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख मतलब ऋण किस तरीके से हमें ऋण के बारे में देखने को मिलता है। देखिए औपचारिक क्षेत्र के ऋण के स्रोतों की बात करें, औपचारिक कौन कौन से, तो इसमें आता है बैंक, सहकारी समितियां, स्वयं सहायक समूह, ये औपचारिक क्षेत्र के स्रोत है ऋण के, ठीक है। अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। औपचारिक क्षेत्रों के अंदर जो ऋण वाली जो चीजें हैं, ठीक है, मतलब बैंकों को औपचारिक क्षेत्रों के अंदर बैंकों के ऊपर आरबीआई नियंत्रण रखती है, आरबीआई कंट्रोल रखती है, ठीक है। आरबीआई क्या क्या देखती है कि आरबीआई देखती है कि बैंक एक निश्चित अनुपात में कैश रखे हैं या नहीं रखे हैं। जो हमने CRR जो हमने 5% पढ़ा था अभी ऊपर, नगद आरक्षित अनुपात, वही ये है, ठीक है। कि आरबीआई देखती है कि बैंक जो है निश्चित अनुपात में कैश रखा है या नहीं रखा, क्योंकि अगर कैश नहीं रखेगा तो इससे क्या होगा, जनता का भरोसा बैंक से उठ जाएगा और इस तरीके से देश की जो अर्थव्यवस्था वो बिगड़ सकती है। इसके अलावा जो आरबीआई है, आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल अमीर लोगों को ही लोन दे रहा है या व्यापारी को ही लोन दे रहा है, ऐसा, क्योंकि उसको गरीब व्यक्ति को भी लोन देना है, ये भी कंपलसरी ही है, तो आरबीआई ये भी देखता है। इसके साथ साथ समय समय बैंक जो है ये खुद आरबीआई को भी जानकारी देते हैं कि उसने किसको लोन दिया और कितना कितना लोन दे रहे हैं, ठीक है, कितना कितना ऋण आएगा, कितना कितना ऋण दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो औपचारिक क्षेत्र के अंदर जो बैंक है उस पर कंट्रोल कौन है, आरबीआई रख रही है, ठीक है, एक नियंत्रण रख रही है कि ठीक प्रकार से बैंक काम तो कर रहे हैं, ठीक है। जो मतलब एक निश्चित अनुपात में कैश रखना है, क्या उन्होंने रखा नहीं रखा, क्या सभी व्यक्ति को लोन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और बैंक वालों से भी खुद रिपोर्ट मांगते हैं कि बताओ हमें कि आपने किसको और कितना कितना लोन दिया है, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से देखोगे तो बैंक के ऊपर क्या है, नजर रखने के लिए एक आरबीआई एक बैंक है जो इन सब चीजों पर नियंत्रण रखती है। वहीं अगर अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें कि कौन कौन से स्रोत हैं, तो इसके मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, तो ये अनौपचारिक क्षेत्र के हैं। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है किसी भी गतिविधि पे, ठीक है, पूरा कंट्रोल इन्हीं लोगों का जो इस पे लोन दे रहे हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में, ठीक है। इसके अलावा इसी में से एक क्वेश्चन बन जाता है औपचारिक क्षेत्र के जो ऋण है और अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण है, इसके बीच अंतर बताओ, ठीक है। तो इस तरह के कुछ अंतर है। जो औपचारिक क्षेत्र के जो ऋण है यहाँ पे यहाँ पे ब्याज की दर कम देखने को मिलती है, ठीक है। जो बैंक वगैरह से अगर आप लोन लोगे तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देखने को मिलता है, समय अवधि पर्याप्त मात्रा में देते हैं वापस लौटाने के लिए, समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता होती है, ठीक है। बैंक वाले बिना समर्थक ऋणाधार के लोन नहीं देते। समर्थक ऋणाधार का मतलब है किस आधार पे आप लोन ले रहे हो। इसके अलावा आवश्यक कागजात वगैरह, तो अगर औपचारिक क्षेत्र से लोन लेना है तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। वहीं पर अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर ये चीजें होती नहीं है, बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है। जैसे औपचारिक क्षेत्र से आप लोन लोगे तो ब्याज की दर कम है, तो यहाँ पे ब्याज की दर क्या है, ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे समय अवधि ज्यादा है तो यहाँ पे समय अवधि कम देखने को मिलती है। समर्थक ऋणधार की आवश्यकता है तो यहाँ पे समर्थक ऋणधार की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक कागजात की जरूरत है तो यहाँ पे आवश्यक कागजात की जरूरत नहीं। अब जैसे साहूकार से लेना है तो एक व्यक्ति जाता है और उसे लोन लेके आ जाता है, साहूकार भी उसे लोन इसलिए देते थे क्योंकि वो उसी व्यक्ति के मतलब उसी गांव में रहने वाला व्यक्ति है, तो इस तरीके से क्या है उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यक कागजात वगैरह और समर्थक ऋणधार की। तो डायरेक्ट एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि औपचारिक क्षेत्र इसमें और इसमें अंतर बताओ, तो इसमें और इस प्रकार से कुछ अंतर है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में वर्तमान में भी औपचारिक जो ऋण के स्रोत हैं इनकी तुलना में अनौपचारिक ऋण के स्रोत पे लोग ज्यादा निर्भर हैं, ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र पे ज्यादा निर्भर हैं। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि औपचारिक क्षेत्र के अंदर जो कागजी काम है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो ऑफिशियल जो काम है ये बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो औपचारिक क्षेत्र में कागजात आवश्यक कागजात वगैरह सारे होने चाहिए। अब ग्रामीण क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो कि जो इस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाते,
इसके अलावा उनको समर्थक ऋण आधार की भी जरूरत होती है बैंक वालों को, ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों के पास ये चीजें होती नहीं है कि वो गिरवी रख सके। तो इसलिए क्या है, उनको पास एक ही ऑप्शन बचता है, अनौपचारिक क्षेत्र, ठीक है। औपचारिक क्षेत्र वाला रास्ता इनके लिए बंद हो जाता है। और अनौपचारिक क्षेत्र से आसानी से इसलिए आसानी से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आसानी से नहीं मिलता है, यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे किसी पर आवश्यक कागजात की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समर्थक ऋण आधार की जरूरत नहीं है, आसानी से मिल जाता है, किसी प्रकार के लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। तो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेना बहुत ही ज्यादा आसान है बजाय औपचारिक क्षेत्र से। यही रीजन रहा है कि वर्तमान में भारत के अंदर औपचारिक क्षेत्र से लोग ज्यादा लोन नहीं ले पा रहे हैं, बजाय किसी अनौपचारिक क्षेत्र पे ही लोन ले रहे हैं। और जो अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेने वाले लोग वो केवल गरीब लोग ही हैं। अमीर लोग क्या है, औपचारिक क्षेत्र से लोन ले लेते क्योंकि उनके पास ये सारे कंडीशंस पूरे होते हैं, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन पूछ रखा 5 नंबर में क्वेश्चन आ रखा, कई बार रिपीटेड हो रखा ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसका पूछने का मतलब ही ये है कि अनौपचारिक क्षेत्र से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि औपचारिक क्षेत्र में कुछ कमियां हैं और ये कुछ कमी है, और अनौपचारिक क्षेत्र में कुछ सुविधाएं हैं, और सुविधाएं क्या है कि आसानी से लोन मिल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किसी प्रकार के कागजात की जरूरत नहीं है, समर्थक ऋण आधार की जरूरत नहीं है, आसानी से मिल जा रहा है। तो ये रीजन रहता है कि भारत में आज भी अनौपचारिक क्षेत्र से लोग लोन ज्यादा ले रहे हैं। इसके अलावा अगला और जो लास्ट टॉपिक है वो है निर्धनों के लिए स्वयं सहायक समूह, ठीक है। देखिए, स्वयं सहायक समूह की बात करें तो ये विशेषकर महिलाओं का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें 15 से 20 लोग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें महिलाएं जो होती हैं, अब जो ये महिलाएं होती हैं ये अपनी बचत पूंजी को एकत्रित करती हैं, ठीक है। जिसके पास जितनी हैसियत है उस हिसाब से वो पूंजी को एकत्रित करते हैं। ये 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या उससे अधिक हो सकता है, जिसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से ये लोग इसमें लगाते हैं। और समूह के सदस्यों को जब जरूरत पड़ती है ऋण की, ठीक है, तो वो ऋण यहाँ से ले सकते हैं। और इस पर जो ब्याज की दर है क्या होनी चाहिए वो समूह ही, मतलब पूरा पूरा जो ग्रुप है वही डिसाइड करता है। इसके अलावा इस पर लगने वाला जो ब्याज साहूकारों की तुलना में कम होता है, मतलब ब्याज दर इस पर भी लगता है लेकिन कम होता है। जैसे साहूकार मान लेते 35% टैक्स ले रहा है, तो इन्होंने कहा कि हम केवल 12% या 13% लेंगे, तो इस प्रकार से बहुत ही कम होता है, आधे से भी कम होता है। और अगर जो ये समूह है अच्छा कार्य करती है तो बैंक भी इस पूरे समूह के नाम पे इन्हें लोन दे देता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्वयं सहायक समूह में क्या है, इससे रोजगार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है कि अब एक व्यक्ति जैसे मान लेते किसी को कोई दुकान खोलना है, ठीक है, तो वो यहाँ से लोन ले सकता है, अपना दुकान खोल सकता है। इस तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो स्वयं सहायक समूह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति क्या है ऋण ले लिया लेकिन वो लौटा नहीं पा रहा है, तो ऐसे में जो बाकी जो सदस्य इस विषय को गंभीरता से लेते हैं, इस पर कड़े एक्शन लेते हैं। इसके अलावा इससे महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम हुई है, और साथ ही साथ इससे घरेलू हिंसा भी कमी देखने को मिली है। तो ये तरह स्वयं सहायक समूह की बात। 1 नंबर का ये क्वेश्चन याद रखना कि ग्रामीण बैंकों का जनक जो है प्रोफेसर यूनुस को माना जाता है, ये बांग्लादेश के हैं, ठीक है। अब कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऋण के संबंध में निम्नलिखित स्थिति को पढ़े और ऋण के सकारात्मक प्रभाव की पहचान करें। सकारात्मक, ठीक है, सलीम वाला ही करना है। तो सलीम पर ऋण का भार बढ़ जाएगा, नहीं, सकारात्मक नहीं है। सलीम की कमाई बढ़ जाएगी, हाँ ये सकारात्मक है। उत्पादन में कमी होगी, गलत। और सलीम के ऋण दुष्ट चक्र में फंस जाएगा, ये भी गलत, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी जो है क्या है इसका आंसर है, ठीक है। बी जो क्या है इसका आंसर है, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आ रखा है वो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका है। वैसे तो इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है। अगर आपने मतलब इस चैनल पर मैंने ये अपलोड कर रखा है ये चैप्टर, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, आपको ये देख पूरा ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो ये है आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण किस प्रकार से आवश्यक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28वां ये इस चैप्टर से रिलेटेड है कि आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण किस प्रकार से आवश्यक है। तो अगर ऋण मिलेगा किस तरीके से आर्थिक गतिविधियां होंगी। देखो अगर किसी व्यक्ति को ऋण मिलता है, ठीक है, तो किस तरीके से हम आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। जब ज्यादा लोगों को ऋण मिलेगा तो इससे लोग मतलब अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लेते किसी ने दुकान खोल लिया, अब दुकान खोल लिया तो इससे व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, परिवहन व्यवस्था बढ़ेगी, लोगों का आय बढ़ेगा, और इस तरीके से लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, देश का संरचनात्मक विकास भी होगा। तो इस तरीके से क्या अगर लोन मिलता है तो देश का इससे विकास ही होता है, ठीक है, इससे विकास देखने को मिलता है। तो आप इनको देख सकते हो।
अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप क्या है, अब ये कोई टॉपिक से नहीं है, आपके समझ के ऊपर है कि आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो इस तरीके से क्या है, किस तरीके से आप इसको लिखोगे कि जब ऋण मिलेगा तो किस तरीके से आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अगर व्यक्ति को ऋण मिलेगा तो वो अपना रोजगार कर सकता है, अगर रोजगार करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, परिवहन व्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आर्थिक गतिविधियां बढ़ने को मिल रही हैं। इन पॉइंटों को आप लिख सकते हो, जो मैंने चीजें बोली हैं। ठीक है, जैसे अब जैसे अगला है धारणता का विषय, इस टॉपिक से नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से इसका भी आंसर दे दोगे। तो इस तरीके से देखोगे तो जो किस तरीके से 3-3 नंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, 5-5 नंबर में आ रखे हैं। ठीक है, और ये बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, अभी तो हमें फिलहाल जो चैप्टर हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन देखोगे तो ये है देश के आर्थिक विकास में ऋण। देखो अभी हमने ऊपर देखा था ये वाला क्वेश्चन, देखो आर्थिक गतिविधियां ऋण, मतलब ऋण लोगे तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, किस तरीके से हमें ये बताना था। ठीक है, वही क्वेश्चन वापस ये आ गया। अब यहाँ पे बस हल्का सा क्या चेंज कर दिया, देश का आर्थिक विकास कैसे होगा ऋण से। ठीक है, तो आप वापस ये लिख सकते हो कि अगर लोगों को ऋण मिलेगा तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब लोगों को रोजगार मिलेगा तो इससे उत्पादन बढ़ेगा। अब अगर जो उत्पादन बढ़ेगा तो इससे व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो इससे परिवहन व्यवस्था बढ़ेगी, और परिवहन व्यवस्था बढ़ेगी तो इससे देश का विकास होगा। तो इन पॉइंटों को आप लिख सकते हो और एक एक लाइन 2-2 लाइन इनके बारे में आप चीजें वो बता सकते हो। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो देश की अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप इसे कर सकते हो। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये भी, आप क्वेश्चन को आप आसानी से आप इसका भी आंसर लिख लोगे। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ऋण देने से पहले ऋणदाताओं को अक्सर समर्थक ऋणधार की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, समर्थक ऋणधार की आवश्यकता क्यों होती है, जो ऋण दे रहा है क्यों लेता है इससे, कि ऋण चूक के जोखिम को कम करना, इसका होगा डी आंसर। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति पैसा लेके भाग भी जाता है तो क्या उसका जोखिम को कम कर लेगा, वो उसको बेच के अपनी जो भी कमी वो है हानि वगैरह उसको वह पूर्ति कर सकता है। ठीक है, डी होगा इसका आंसर, बाकी इसका आंसर नहीं होगा। अगला जो है वो आ रखा है कि जो दी गई तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखिए और बैंकों की आय का निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, कि अब इस तस्वीर में देख के आपको क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन आ रखा है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इससे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बैंक के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में जमा किए गए धन और लिए गए ऋण का अंतर नहीं हो सकता। कर्जदारों के लिए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज की रकम के बीच का अंतर, ये भी नहीं है। बैंकों द्वारा कर्जदार के लिए ऋण की दर, ये भी नहीं है। जमाकर्ताओं द्वारा जमा किए गए धन और कर्जदार द्वारा लिए गए ऋण का अंतर। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, कि किस तरीके से जो ये आप देखोगे तो ये जमा करता है, ये क्या करते हैं, ये अपना पैसा इसमें जमा करते हैं। अब बैंक वाला क्या इनके पैसे को रखेगा और जो कर्जदार हैं ये आएंगे और यहाँ से पैसा लेके जाएंगे। तो इस तरीके से मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। वो ये कह रहा है कि जो जमाकर्ता द्वारा जमा किए गए धन और कर्जदार द्वारा लिए गए ऋण का अंतर ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा हालांकि दृष्टिबाधित लोगों के लिए आया था, ठीक है, लेकिन आप इसको देख सकते हो यही सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, कि भारत में कौन सा जो निम्नलिखित में से ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, कौन नजर रखता है, तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा व्यक्ति गरिमा आजादी, ये मैंने पढ़ा रखा है पॉलिटी वाले में। ठीक है, ये नहीं है। उत्तरदायी जिम्मेदार शासन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र के परिणाम से रिलेटेड वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। वैसे इस आगे 33 क्वेश्चन देखोगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वयं सहायक समूहों की भूमिका का वर्णन करना। अभी हमने पढ़ा था 15 से 20 सदस्य हैं। ठीक है, अपनी जो विशेषकर महिला होती हैं अपने बचत पूंजी का कुछ हिस्सा जमा करते हैं, 25 रुपए से लेकर 100 रुपए उससे ज्यादा जमा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई सी सदस्य को ऋण की जरूरत है तो उसको ऋण मुहैया कराते हैं। ब्याज की जो दर है ये लोग खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा काम करते हैं तो बैंक इनको लोन देती है। ठीक है, इससे हिंसाएं कम देखने को मिली हैं, रोजगार में बढ़ोतरी हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। इसके अलावा
सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा देखा वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है कि सस्ता और सामर्थ्य जो और अनुकूल जो कर्ज होगा वो देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। अगर देश में हर व्यक्ति को सस्ता और आसानी से कर्ज मिलेगा तो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो इससे व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो इस परिवहन व्यवस्था अच्छी होगी। परिवहन व्यवस्था अच्छी होगी तो जीडीपी अच्छी होगी। जीडीपी अच्छी होगी तो लोगों की आय बढ़ेगी, और लोगों की आय बढ़ेगी तो देश का विकास ये खुद से हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जो मैंने पॉइंट बोला है आप उनको एक एक करके नोट कर सकते हो, और यही क्वेश्चन आपको सेम वापस रिपीटेड जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो आपको देखने को उसमें मिलेगा। इसके अलावा लोकतंत्र के परिणाम से आया है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। आप चाहो तो जाके इसी चैनल पे इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आगे ना 3 महत्वपूर्ण ऋण के स्रोतों को बताना, हमने 4 पढ़ा था, जिसमें ब्याज की दर डिसाइड होती है, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात, ठीक है, भुगतान का तरीका। तो उनमें से कोई से भी 3 आप इसमें लिख सकते हो। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य ये नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसमें ये देखने को मिलता है राजनीतिक दल की। बस इस चैप्टर में बस इतना ही था। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और शायद बाकी है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें इस चित्र को देखना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बताना है चेक नंबर बताना है कि इसमें चेक नंबर कौन सा है। तो चेक नंबर ये होता है, स्टार्टिंग के जो डिजिट होते हैं यही होते हैं, ये 36, 22, 55 ये चेक नंबर होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ रखा है। ये आप देख सकते हो, जो पेपर का कोड है वो 3231, ठीक है, इस प्रकार का कोड है और ये पेपर में पूछ रखा है। चेक नंबर कौन सा होता है, तो आगे के जो डिजिट है ये चेक नंबर होते हैं। ये इस प्रकार से अगला और भी क्वेश्चन है, जैसे राजनीतिक दल तो इससे संबंधित नहीं है। गरीब किसानों और श्रमिकों के लिए औपचारिक क्षेत्र के ऋणों को कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है। वापस से वो आर्थिक विकास से ही रिलेटेड है। अगर गरीब किसानों को और श्रमिकों को आप ऋण करवाओगे औपचारिक क्षेत्र से, तो ऐसे में क्या है, वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, परिवहन व्यवस्था बढ़ेगी। तो इस तरीके से लाभकारी बनाया जा सकता है। अगला जो है, देश के विकास और खुशहाल में सार्वजनिक जीवन की भूमिका नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, और भी एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। हालांकि इसका आंसर प्राथमिक है, ठीक है, लेकिन वो इससे संबंधित नहीं, इस टॉपिक से। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है वो इससे संबंधित है। दिए गए स्रोतों से ऋण के औपचारिक स्रोतों की तुलना, मतलब हमें सीधे सीधे औपचारिक क्षेत्र के जो स्रोत है उसको बताना है। बैंक है, सहकारी समय साहूकार नहीं है, सहकारी समितियां हैं, व्यापारी नहीं है। 1 और 3 इसका आंसर है, 1 और 3 सी इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, और क्वेश्चन नहीं है। तो ये चैप्टर होता है पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले टाइम में मैं इस पे बोर्ड के एग्जाम से पहले मैं 10th क्लास का एसएसटी का जितना भी जो पेपर है, ठीक है, एसएसटी के जितने भी जो चैप्टर्स हैं मैं उनको कवर करवा रहा हूँ। आप कम टाइम में चाहे तो आप इस पे रिवीजन कर सकते हो। और इसके अलावा इसी चैनल पे मैंने बहुत सारे PYQ जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, एसएसटी हो, उनको PYQ मैंने अपलोड कर रखे हैं। बोर्ड में एग्जाम में जाने से पहले सारे जो PYQ हैं इनको लगाना ना भूले, एक बार जरूर लगाए इनको। हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 से 7 PYQ जरूर लगाए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड ही होते हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, बस लैंग्वेज का फर्क होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। तो PYQ जरूर सॉल्व करके ही जाए।